नमस्कार दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। और एलन स्कीनोट के इस सेक्शन में चलते हैं एलन स्कीनोट की दुनिया में। तो खोल लीजिए अपनी किताबें और तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं। तो एसिटिक एसिड, एसिटिकम एसिडम यानी सिरका। ये जो सिरका होता है इसकी एक खास बात होती है, इसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है। लेकिन ये जो एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं उन सब में सबसे कम नुकसानदायक होता है, इसीलिए इसको खाया भी जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी मेडिसिन है एसिटिक एसिड, उसका कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इसका जो फॉर्मूला है वो है C4H3O3। दोस्तों, बात करते हैं यहां पे कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। अब जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सभी बहुत वीक होते हैं। वीक का मतलब है कमजोरी उनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाएगी। तो ये एसिड भी इससे अछूता नहीं है। अडेप्टेड टू पेल लीन पीपल विद लैक्स फ्लैबी मसल्स, यानी ऐसे पीपल, ऐसे लोग जिनकी लैक्स यानी ढीली मसल्स हैं और फ्लैबी मसल्स हैं, फूली हुई मसल्स हैं, जैसे थुलथुली मसल्स हैं, जैसे हमने कैलकेरिया काब में पढ़ा था, उसी तरह की मसल्स एसिटिक एसिड में पाई जाती हैं। लेकिन वहां कैसा कॉम्प्लेक्शन था? वहां कॉम्प्लेक्शन था पेल या चौकी कॉम्प्लेक्शन। यहां का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। यहां का जो कॉम्प्लेक्शन आएगा वो है वैक्सी कॉम्प्लेक्शन, यानी जैसे मोम, आप लोगों ने मोम देखा होगा, सफेद होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहती है उसमें, हल्की सी, ऐसा लगता है जैसे मोम, आप समझ रहे हैं, व्हाइट कलर का रहता है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहती है, कांच जैसा कुछ कुछ लगता है, ऐसा ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फेस कैसा है इसका? पेल है, पीला है। पीला क्यों? एनीमिया है। वैक्सी है यानी मोम जैसा है, जस्ट लाइक फेरम मैट। लेकिन फेरम मैट का जो फेस है वो वैक्सी नहीं होता, पेल होता है। क्यों होता है पेल? क्योंकि उसके अंदर एनीमिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब किस तरह की डिजीज में काम आता है? बेसिकली जो एसिटिक एसिड है वो वेस्टिंग डिजीज में काम आता है। वेस्टिंग डिजीज में हम दो तरह की वेस्टिंग डिजीज पढ़ते हैं, या तो कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस जैसे प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाली जो डिजीजेस होती हैं, जैसे क्वैशरकोर है, मेरास्मस है, तो उसमें मेरास्मस में काम आता है, ठीक है, और एक ट्यूबरकुलोसिस में काम। तो दूसरी मेडिसिन है जो इन्वेस्टिंग डिजीज के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे एब्रोटेनम है, हम अभी पढ़ के आए हैं, आयोडम है, सैनिकुला है और ट्यूबरकुलाइनम है। तो ये वो मेडिसिन है जो वेस्टिंग डिजीजेस में काम आती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स क्या कहते हैं। तो फिजिकल जनरल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेमरेज। जो इसका हेमरेज है, जो इसकी ब्लीडिंग है, वो वीकनेस की वजह से है। इस वीकनेस की वजह से जो हेमरेज है ये कहां से है? ये हर आउटलेट से है। ये आंख से है, कान से है, नाक से है, मुंह के रास्ते, पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, हर जगह से। फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, ऐसा ही कैक्टस में पाया जाता है। देखिए, फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉवल्स, यूट्रस, जस्ट लाइक फेरम मैट एंड मिलीफोलियम। फेरम मैट और मिलीफोलियम में भी फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट ब्लड निकलता है, बट जैसे मिलीफोलियम है उसमें बेसिकली रेक्टम से निकलता है, और फेरम मैट है उसमें नोज ब्लीड ज्यादा है, और लगभग सभी तरह के हेमरेजेस में फेरम मैट काम आती है। स्पेशली अगर उसकी वजह से ऐसा एनीमिया हो गया है जो देखने से नहीं दिखता, जिसको फॉल्स प्लीथोरा बोलते हैं, वो फेरम मैट में पाया जाता है। चेहरा देखने से लाल, अंदर से बिल्कुल खून कम। इसके अलावा मेट्रोरेजिया, देखिए यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, उसका कोई कॉज नहीं, कोई टाइम नहीं, तो मेट्रोरेजिया। विकैरियस में विकैरियस का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ मेंसेस, अगर मेंसेस के समय पर पीरियड्स जो है यूट्रस के रास्ते से ना आके, ब्लड जो आता है वो यूट्रस के रास्ते से ना आके नाक से ब्लीड हो जाए, तो इसको विकैरियस मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस होती है, या चोट लग जाए, थोड़ी सी भी चोट लग जाए, जरा सा ऐसे करके भी लग जाए, तो भी नाक से ब्लड आने लगता है, जस्ट लाइक अर्निका। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, अब देखिए मैंने आपको भी बताया था सारे एसिड्स वीक होते हैं, तो प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, वीकनेस बहुत ज्यादा है आफ्टर इंजरीज, चोट लगने के बाद। अब चोट लगने के बाद वीकनेस अगर आती है तो दो मेडिसिन सबसे ज्यादा याद रखिएगा, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है एसिटिक एसिड। दोनों ही एसिड्स हैं, दोनों में ही इंजरी के बाद आने वाले प्रोस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आफ्टर सर्जिकल शॉक, अगर यही प्रोस्ट्रेशन जो है वीकनेस सर्जिकल शॉक की वजह से, जैसे सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद से वो इतना शॉक में चला गया, इतना स्ट्रेस में चला गया कि उसको बहुत ज्यादा वीकनेस या प्रोस्ट्रेशन, या फिर उसको एनेस्थीसिया दिया गया सर्जरी में, उसको मान लीजिए एनेस्थीसिया दिया गया और एनेस्थीसिया की वजह से उसका बहुत ज्यादा वो उससे उबर नहीं पा रहा है,
उसके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा, उसमें प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए एलिमेंट्स आफ्टर एनेस्थीसिया में या कोई भी प्रॉब्लम एनेस्थीसिया की बात आती है उसमें एसिटिक एसिड को हम लोग सोचते हैं। लेकिन बेसिकली एसिटिक एसिड में प्रोस्ट्रेशन या वीकनेस पाई जाती है, स्पेशली सर्जिकल शॉक में और एनेस्थीसिया के बाद या चोट लगने पर। अब देखते हैं प्यास कैसी है इसकी। देखिए प्यास इसमें बहुत है, इंटेंस थर्स्ट है, इनसेशिएबल, बुझती नहीं है, बहुत ढेर ढेर पानी पी लेता है, इवन लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉप्सी। अब हो क्या रहा है, वो पानी कहां जा रहा है, वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, ड्रॉप्सी हो रही है, जनरल एनएसआर का हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी फूल रही है। फूलने की वजह से क्या है, पानी दिख रहा है, पानी की वजह से वैक्सी कॉम्प्लेक्शन आ रहा है। तो ये चीज याद रखिए कि थर्स्ट कैसी है, इंटेंस है, बर्निंग है और इनसेशिएबल, यानी उसको तृप्ति नहीं मिल रही है, इवन आफ्टर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉप्सी। उसको ड्रॉप्सी में ऐसी थर्स्ट है, डायबिटीज में ऐसी थर्स्ट है, जैसा हम सब जानते हैं डायबिटीज में तो थर्स्ट होती है, पॉलीडिप्सिया होता है, लेकिन यहां इतनी ज्यादा है कि बॉडी में इकट्ठी हो रही है। क्रोनिक डायरिया या कहीं कोई क्रोनिक डायरिया उसको हो गया, बहुत समय हो गया डायरिया 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 चला आ रहा है, उसको सही नहीं हो रहा, कोई दवा नहीं काम आ रही, ना एलोस काम आ रही, ना कोई नहीं काम आ रही। ऐसे केसेस में अगर वहां प्रोस्ट्रेशन मिलता है आपको, अगर वहां पे आपको एक्सेसिव थर्स्ट मिलती है, तो उस केस में आप एसिटिक एसिड सोच सकते हैं, अगर उसका कॉम्प्लेक्शन वैक्सी है तो। इंपॉर्टेंट और कीनोट सिम्टम यह है कि देखिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब में आपको थर्स्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन पिकुलियरिटी यह है कि जहां होनी चाहिए वहां नहीं, यानी देयर इज कंप्लीटली थर्स्टलेस इन फीवर। बुखार के समय पे एसिटिक एसिड के पेशेंट को बिल्कुल भी थर्स्ट या प्यास नहीं होती है। आइए बात करते हैं कि पेशेंट सोता कैसे। तो ये जो पेशेंट है, एसिटिक एसिड का जो पेशेंट है, वो पीठ मतलब बैक पे अपने आराम से चित नहीं सो सकता, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक। क्यों नहीं सो सकता? इसलिए नहीं सो सकता क्योंकि जब वो सोता है इस तरह से, तो जो उसका ड्रॉप्सिकल एरिया है, जो उसका बॉडी में पानी भरा हुआ है, वो ग्रेविटी की वजह से सब नीचे चला जाता है, तो उसको सिंकिंग सेंसेशन होने लगता है पेट के अंदर बहुत ज्यादा। उसकी सांस में दिक्कत आने लगती है, जस्ट लाइक नेट्रियम म्यूर। नेट्रियम म्यूर पीठ ऐसे चित नहीं सो सकता, उसको डिज्निया होने लगता है, सांस में दिक्कत होने लगती है। और यहीं पे अगर कोई पेशेंट है जिसे चित लेटने में आराम मिल रहा है, तो वो कौन सी मेडिसिन है? आर्सेनिक। स्लीप्स बेटर ऑन बैक, आराम से लेट जाता है आर्सेनिक। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिज्निया, अभी बताया आपको, उसको पेट में सिंकिंग सेंसेशन होने लगता है जिसकी वजह से डिज्निया हो जाता है, सांस फूल जाती है उसकी। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, पेट के बल उसको बड़ा मजा आता है लेटने में, आराम से लेटता है। तो अगर एसिटिक एसिड का ऐसा कोई पेशेंट आपको है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बेटा तुम लेटते कैसे हो, आपकी जो स्लीप पोजीशन है वो कैसी है, आप अगर पेट के बल लेटते हो या पीठ के बल लेटते हो, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो पीठ के बल लेट ही नहीं सकता। अब बात करते हैं कि जीआईटी कैसा है इसका। अब जीआईटी में हम पढ़ चुके हैं क्रोनिक डायरिया है। क्रोनिक डायरिया में कैसा डायरिया है? कॉपियस है, बहुत सारा डायरिया है, एग्जॉस्टिंग है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एग्जॉस्शन प्रोस्ट्रेशन है उसको। ग्रेट थर्स्ट है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन ड्रॉप्सी, देखिए कॉपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट, तीन चीजें हैं डायरिया की। अब ये डायरिया कहां पे है? ड्रॉप्सी के टाइम पे अगर डायरिया है, टाइफस के टाइम पे अगर डायरिया है, थाइसिस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के टाइम पे डायरिया है, और डायरिया के साथ में अगर प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स पाए जाते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस का एक कीनोट सिम्टम है, तो हम ये मान सकते हैं कि हम उसको एसिटिक एसिड दे सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा नॉजिया होता है, लेकिन इसके यहाँ क्या है, इसको एसिडिटी बहुत बनती है, सार बेल्चिंग है, वोमिटिंग है, खट्टा 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 अंदर से आता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बर्निंग वाटर ब्रश, बहुत ज्यादा जलन वाला पानी बाहर आता है, एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन। और चूंकि नॉजिया होता है तो नॉजिया की वजह से क्या होता है, बार बार मुंह में ढेर सारा सलाइवा बनता है, जस्ट लाइक इपिका। डे एंड नाइट, दिन रात हर समय बहुत बुरी स्थिति होती है इसकी। तो कई बार ऐसे केसेस में हम लोग सिम्फोरी कार्पस रेसिमोसा सोचते हैं, या जो मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी की वोमिटिंग या नोजिया के लिए, या एपोमॉर्फिनम सोचते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड भूल जाते हैं। तो एसिटिक एसिड में याद रखिए कि ऐसे केसेस में जहां खट्टा खट्टा बहुत ज्यादा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और जो प्रेगनेंसी वाला नोजिया या वोमिटिंग होती है, उस केस में हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं, जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड। अब अगर सलाइवेशन केवल रात में बढ़ा हुआ, अब यहां देखिए दिन और रात दोनों टाइम में सलाइवेशन बढ़ा हुआ है, अगर केवल रात में सलाइवेशन बढ़ता है तो मेडिसिन विल बी मार्क्स ऑल। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ट्रू क्रूप। ट्रू क्रूप का मतलब वास्तव में जो कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, क्रूप जिसको बोलते हैं, हुपिंग कफ जिसको बोलते हैं, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे लास्ट में एक हुप है उसके अंदर, तो ये क्रूप इसको बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर बोनिंगसन साहब ने, महामारी फैली थी क्रूप की
या हुपिंग कफ की, उसमें अपनी होम्योपैथी ने बड़ा नाम किया था। डॉक्टर बोनिंग हसन के क्रूप पाउडर्स के नाम से आज भी फेमस है, जो इस तरह से मैं बता देता हूं, जो आगे आपको काम आएगा। इसमें एकोनाइट 200 दी जाती है, 12 घंटे के अंतर पे स्पॉन्जिया 200 दी जाती है, और 12 घंटे के अंतर पर हिपरसल्फ 200 दी जाती है। ज्यादातर केसेस में 3 ही डोज में ज्यादातर केसेस क्रूप के खत्म हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड में ट्रू क्रूप है, हिसिंग रेस्पिरेशन है। हिसिंग रेस्पिरेशन कैसा, यानी कि ऐसा लगेगा जब वो सांस लेगा जैसे सांप फुसकार रहा है, इस तरह की आवाज आएगी, हिसिंग रेस्पिरेशन है। कफ विद द इनहेलेशन, और इसमें क्या है, जब वो सांस लेगा तो खांसी आएगी। कई मेडिसिन है इसमें सांस निकालने पे खांसी आती है, तो यहां पे कौन सी, यहां पे क्या है कि जब वो सांस लेगा तब खांसी आएगी, जस्ट लाइक स्पॉन्जिया। यानी जब वो सांस ले रहा है तो उसको खांसी आ रही है। इसकी जस्ट अपोजिट मेडिसिन हैं कॉस्टिगम और एकोनाइट। ये दोनों मेडिसिन हैं जहां पे जो एक्सेलेशन है उसमें एक्सपायरेशन में खांसी आती है। ठीक है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं यानी सांस बाहर निकालते हैं, कोई खांसी नहीं। जैसे ही सांस बाहर निकालेंगे खांसी आएगी। तो ये 4 मेडिसिन याद रखिएगा, एसिटिक एसिड और स्पॉन्जिया जहां खांसी सांस लेने में आ रही है, और एकोनाइट और कॉस्टिगम जहां सांस बाहर निकालने में खांसी आ रही है। ठीक है, ये क्रूप के टाइम पे आपको मिलेगा। जनरली क्रूप की लास्ट स्टेजेस में काम आती है, जब सारी दवाइयां फेल हो जाती। अब आते हैं, अगर किसी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो जैसे क्रूप की, या मैलिग्नेंट हो गया डिप्थीरिया, और उसी डिप्थीरिया के साथ साथ क्रूप भी है, या दोनों में से कोई भी एक चीज है, तो जो विनेगर होता है उसकी जो वेपर होती है, भाप होती है, वो इस्तेमाल की जाती है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो जैसे कभी कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है जिसको क्रूप बहुत ज्यादा है, डिप्थीरिया के तो नहीं आएंगे क्योंकि आजकल तो वैक्सीन से लगने लगी है, लेकिन क्रूप की भी वैक्सीन लगती है, पर्ट्यूसिस की वैक्सीन लगती है, डीपीटी से बोलते हैं, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रूप के केसेस आपको मिल जाते हैं जो खांसी बिगड़ने की वजह से हो जाते हैं। ऐसे केसेस में जो हम भाप देते हैं, भाप पेशेंट से कहते हैं आप भाप लीजिए, उससे उसको रिलैक्स मिलता है। अगर उसमें कुछ 2-4 ड्रॉप्स जो है विनेगर की डाल दी जाए तो उसको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। चलिए बात करते हैं फीवर के बारे में। फीवर में हेक्टिक फीवर है, आप जस्ट बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस वाली प्रॉब्लम्स इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस से मिलता जुलता है, वीकनेस है, एग्जॉशन है, पूरी बॉडी का क्षरण हो रहा है, एकदम से डेबिलिटेटिंग डिजीजेस हो रही है, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, यानी पूरा ट्यूबरकुलोसिस भी है एक तरह से देखा जाए तो, और हेक्टिक फीवर भी आ गया, यानी कि पूरा ट्रायड पूरा हो गया ट्यूबरकुलोसिस। अजीब तरह का सिम्टम है, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक। ठीक है, इसी तरह का एक और सिम्टम पाया जाता है सिना के अंदर, जहां पे एक गाल लाल है एक गाल पीला है, वन चीक रेड अदर इज पेल। अब पूरा फेस पेल है एकोनाइट, अब पूरा फेस रेड है बेलोडोना। याद रखिएगा। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एसिटिक एसिड है उसमें हेक्टिक फीवर, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स दोनों पाए जाते हैं, और ये ड्रॉप्सी में भी हो सकते हैं, ये टाइफाइड में भी हो सकते हैं, और ये आपके डायरिया में भी हो सकते हैं, क्रोनिक डायरिया। नो थर्स्ट इन फीवर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाकी सभी कंडीशंस में इनमें अनकंचेबल इनसेशिएबल थर्स्ट है, लेकिन जो हमारा फीवर है उसमें बिल्कुल भी थर्स्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस देखिए, अभी हम पढ़ के आए कि एनेस्थीसिया की वजह से जो इसको प्रोस्ट्रेशन होता है उसमें काम करता है। एनेस्थेटिक वेपर्स, यानी जैसे क्लोरोफॉर्म है, अगर किसी ने सूंघ लिया उसकी वजह से उसको चक्कर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, उस केस में भी, या अमाइल नाइट, वो अगर उसकी फ्यूम बहुत तेज होती है, अगर उसकी वजह से उसको सर दर्द हो गया, कोई दिक्कत हो गई है, ऐसे केसेस को एसिटिक एसिड एंटीडोट करता है। फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, अब गैस, फ्यूम्स ऑफ चारकोल में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कोई प्रॉब्लम है, यानी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो मिथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया है, या बहुत ज्यादा साइनोसिस होती जा रही है, ऐसे केस में भी एसिटिक एसिड काम कर सकता है। ओपियम एंड स्ट्रेमोनियम, ओपियम अफीम या स्ट्रेमोनियम यानी धतूरा, दोनों में से किसी का भी अगर पॉइजनिंग हुई है उस केस में भी एसिटिक एसिड उसको एंटीडोट कर सकता है। अब देखिए इसमें लिखा है साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। ये हेमरेज में चाइना को फॉलो करता है। हेमरेज हम पढ़ चुके हैं, एवरी आउटलेट से हेमरेज था, जस्ट लाइक कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। तो अगर हेमरेज की वजह से वीकनेस या प्रोस्ट्रेशन आ रहा है, तो जैसे चाइना में हेमरेज या वाइटल फ्लूइड्स के लॉस के बाद काम करती है, बहुत बढ़िया रिकवरी करती है, उसी तरह एसिटिक एसिड में भी है। आफ्टर डिजिटलिसिन ड्रॉप्सी, और अगर ड्रॉप्सी का केस है तो ड्रॉप्सी में अगर कोई मेडिसिन काम नहीं करती है और डिजिटलिस काम कर रही है, क्योंकि वहां पे घबराहट भी है, अगर आपका जो हार्ट बीट्स है, जो रिदम है उसको फॉलो वो सही से ठीक से नहीं आ रही है, वो इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, ऐसे केसेस में डिजिटलिस अगर काम करती है बहुत बढ़िया, तो उसको फॉलो करती है एसिटिक एसिड। उसका जो वीकनेस प्रोस्ट्रेशन बच जाता है उसको खत्म कर देती है। अब इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका।
अर्निका के जो सिम्टम्स है उनको एग्रीवेट करती है। बेलाडोना का जो हेडेक है, लैकेसिस का हेडेक है, मर्कसॉल के छाले हैं, इन सबको क्या कर देती है, इन सब के सिम्टम्स को एग्रीवेट कर देती है। स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, विशेष रूप से बेलाडोना जैसा हेडेक हो रहा है, थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है, अगर आपने एसिटिक एसिड दे दिया तो उसको ये एग्रीवेट कर देगी। तो ये थी हमारी एसिटिक एसिड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर स्टूडेंट्स स्पेशली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे सारे मेडिसिन के और जो डिजीजेज हैं उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस, उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान, जय होम्योपैथी, जय हिंद।